Chandragupta was the first ruler of Maurya dynasty. ठीक है, मौर्य डायनेस्टी का पहला राजा कौन था? चंद्रगुप्त मौर्य। ठीक है, चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु का क्या नाम था? Who was the guru of, या कह सकते हैं कि वो जो चाणक्य नाम था। ठीक है, कौटिल्य नाम था उसका, विष्णुगुप्त नाम था उसका, राइट। ये हम लोगों ने पढ़ा था। किस डायनेस्टी के हैं तो आप बताएंगे? मौर्य डायनेस्टी के। चंद्रगुप्त के फिर पुत्र का नाम क्या था? बेटे का नाम क्या था? बिंदुसार नाम था। क्या नाम? महेंद्र संघमित्रा। नहीं, चंद्रगुप्त के बेटे का नाम क्या था? बिंदुसार। बिंदुसार नाम था। ठीक है, यस सर। बिंदुसार के बेटे का क्या नाम था? आ रही है अशोका। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। बिंदुसार के बेटे का क्या नाम था? अशोका था। बिंदुसार के बेटे का नाम क्या था? अशोका। अशोका। इस चैप्टर में हम लोग अशोक के बारे में ही पढ़ रहे हैं। इस चैप्टर में हम लोग अशोक के बारे में ही पढ़ रहे हैं। अच्छा, आपसे कोई ये पूछे कि इनकी डायनेस्टी किस एरिया में थी, किस क्षेत्र में राजा थे? मगध में। नॉर्थ के, मगध में और नॉर्थ साइड ज्यादा था। मगध सबसे बड़ा महाजनपद था। मगध एक महाजनपद था जिसमें 16 महाजनपदों में उस समय 16 महाजनपदों के बारे में हमें जानकारी मिलती है हिस्ट्री में, जिसमें से मगध महाजनपद ने सभी महाजनपदों को जीतकर अपने में मिला लिया। ठीक है, और अगर आपसे कोई पूछे कि मगध महाजनपद में सबसे पहली डायनेस्टी कौन सी थी तो हर्यक डायनेस्टी थी। कौन सी थी? हर्यक। हाँ, हर्यक डायनेस्टी थी। और हर्यक डायनेस्टी का जो सबसे पहला राजा था बिंबिसार था। कौन था? बिंबिसार। और बिंबिसार का बेटा कौन था? अजातशत्रु था। कौन था? अजातशत्रु। हाँ, और अजातशत्रु का बेटा कौन था? उदयन। कौन था? उदयन था। उदयन कौन था? उदयन। देखिए, उदयन वही राजा है जिसने पाटलिपुत्र नाम से कैपिटल मगध की बनाई थी। कौन सी? पाटलिपुत्र। याद रखिएगा, क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि पाटलिपुत्र को किसने बसाया? उदयन ने बसाया। किसने बसाया? उदयन। तो मगध की कैपिटल कौन? पाटलिपुत्र हो गई। ठीक है, पहले क्या थी? पहले पुरानी कैपिटल कौन सी थी? राजगृह। ठीक है, जो पुरानी कैपिटल थी वो राजगृह थी। ठीक है ना, राजगीर बोलते हैं, राजगृह थी। बाद में कैपिटल कौन हो गई? पाटलिपुत्र। ये दो क्या है? कैपिटल है। कैपिटल। ठीक है, ये दो कैपिटल है। किसकी कैपिटल है? मगध की। किसकी है? मगध की। ये कैसे? ओल्ड कैपिटल की, पुरानी कैपिटल की। युवराज। ठीक है, ये आपकी न्यू कैपिटल होगी। बात समझ में आ रही है? ठीक है, मगध की दो कैपिटल हो गई। फर्स्ट कैपिटल ऑफ मगध। ठीक है ना? यस सर। बात समझ में आ रही है ना? इस तरह से याद रखेंगे। और इसी मगध में जब हम मौर्य डायनेस्टी पढ़ते हैं, इस बारे में अशोक के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। अब अशोक के बारे में पढ़ रहे हैं। ठीक है, अब आ जाइए पुराने से अशोक में आ जाइए। अशोक की नीतियों को पढ़ना है। देखिए, इसमें एक वर्ड दिया है, डायनेस्टी दिया हुआ है। क्या दिया है? डायनेस्टी। डायनेस्टी दिया हुआ है। ठीक है, अच्छा, मैं आपको कुछ ये बता दूं, कुछ क्लासेस आपकी स्क्रीन रिकॉर्डिंग से मिल जाए क्या? है ना? तो उसमें आपको चैप्टर्स की लाइन वाइज क्लियर थोड़ा ज्यादा अच्छे से हो जाएगा, है ना? और फिर कुछ दिनों बाद कुछ क्लासेस आपकी स्क्रीन रिकॉर्डिंग में और कुछ क्लासेस फिर आपकी डायरेक्ट लाइव जूम से भी लेंगे। दोनों तरह से क्लास लेंगे तो जल्दी आपका कोर्स कंप्लीट होगा, है ना? ठीक रहेगा? यस सर। यस सर। अभी तक आपके 6 चैप्टर में कंप्लीट कराए गए हैं। आपकी वीडियो सारे YouTube में पड़े हुए हैं ना?
यस सर। यस सर। वैसे ही क्लासेस कंप्लीट करा देना हम आपकी, और फिर एक दिन क्लास लेके आपको जूम क्लास ले लेंगे, तो उसमें आप जो भी प्रॉब्लम हो आप हमसे डायरेक्टली बात कर लिया करिए, ठीक है? यस सर। सही रहेगा? यस सर। हाँ ठीक है, फिर स्टूडेंट्स ऐड हो गए हैं, क्लास को स्टार्ट करते। देखिए ये बुक है, और इस बुक में आपके ये जो लास्ट दिया गया है डायनेस्टी, डायनेस्टी क्या होती है तो थोड़ा देख लीजिए। When members of the same family become rulers, one after another, the family is often called a dynasty. Family is often called a dynasty. यानी एक ही मेंबर से, एक ही फैमिली में जब कई सारे मेंबर्स राजा बनते हैं, एक ही सेम फैमिली के कई राजा बनते हैं, उसका पुत्र बन गया, फिर उसका पुत्र राजा बन गया, फिर उसका पुत्र राजा बन गया, ठीक है? इस तरह से जब एक के बाद एक Yes, sir. मेंबर या शासक बनते हैं, उसको हम डायनेस्टी बोल देते हैं, ठीक है ना? एक ही वंश के। तो द मौर्य डायनेस्टी, मौर्य क्या थी? मौर्य क्या थी? मौर्य डायनेस्टी थी। डायनेस्टी थी सर, डायनेस्टी। ये जो डायनेस्टी दिया हुआ ना, इंपॉर्टेंट बात दी गई है, इसमें नोट कर लेंगे। द मौर्य डायनेस्टी विद थ्री इंपॉर्टेंट रूलर्स। कितने इंपॉर्टेंट रूलर थे? थ्री इंपॉर्टेंट रूलर थे। चंद्रगुप्त के बाद उसका ही सन बिंदुसार। देखिए बिंदुसार का नाम दिया है ना, बिंदुसार। यस सर। एंड बिंदुसार का सन कौन था? अशोका। ठीक। यस सर। अब देखिए, अब आगे बढ़ते हैं, अब हम लोग आगे नेक्स्ट करते हैं। देखिए, there were several cities in the empire। सभी लोग बुक में देख रहे हैं ना? यस सर। यस सर। पेंसिल लेके बैठे हुए हैं सभी? यस सर। हाँ, तो अंडरलाइन करते हैं। There were several cities in the empire। बहुत सारे साम्राज्य में, अब अशोक के बारे में पढ़ रहे हैं, ठीक है ना? अशोक के साम्राज्य के बारे में पढ़ रहे हैं, चंद्रगुप्त के बारे में नहीं पढ़ रहे हैं, बिंदुसार के बारे में पढ़ रहे हैं। जब अशोक का शासन था उस समय की बात हम कर रहे हैं। अच्छा सभी लोग अपना माइक को पहले म्यूट कर लीजिए बेटा, माइक को म्यूट कर लीजिए सभी। देखिए मैं पता लगाता हूँ किसका माइक। ये अर्चित है देखो, और ये आदर्श सोनी है ना, आर्नव गुप्ता है, बहुत सारे बच्चे हैं जिनका माइक, अच्छा इनका म्यूट है, ठीक है, इनका म्यूट है। अन्वेषा बैरिक है, ठीक है, प्रथम तिवारी है ना। माइक बेटा म्यूट कर लीजिए, माइक म्यूट कर लीजिए। आज प्रथम जुड़े हुए हैं क्या? यस सर। अरे वेरी गुड, बहुत दिनों बाद प्रथम आप आए हो। सर मीटिंग का टाइम ही नहीं पता चलता है सर, कब है कब हो गया। मम्मी पापा स्कूल में रहते हैं। हाँ तो ये प्रॉब्लम हो जाती है। आज आप कहाँ हो? आज आप ही स्कूल चले आए हो क्या? सर मैं हूँ स्कूल में आज। हाँ तो ठीक है, क्लास ले रहे हो, बुक है आपके पास? यस सर। चलो ठीक है, वेरी गुड, ठीक है। बुक में आप देखेंगे जहां पर डायनेस्टी दिया गया था, डायनेस्टी की जस्ट बाद वाला पेज हम रीड कर रहे हैं, अभी सभी लोग देखेंगे। वहां पर अशोक के एम्पायर के बारे में पढ़ रहे हैं, इसके बारे में पढ़ रहे हैं हम, अशोक के एम्पायर के बारे में पढ़ रहे हैं। तो अशोक का जब साम्राज्य था तो देयर वर सेवरल सिटीज इन द एम्पायर साम्राज्य में बहुत सारे शहर थे, ठीक है। ये जितने भी शहर थे ये आपके इस मैप में दिए गए हैं। इस मैप में जितने भी अशोक के साम्राज्य हैं वो दिए गए हैं। इसमें कैसा दिया गया है कि द मार्क विद द ब्लैक डॉट्स ऑन द मैप। अगर जो जहां-जहां पे ब्लैक डॉट्स है, जहां-जहां पे ब्लैक डॉट्स है उनको आप ध्यान से देखिए, और जहां-जहां पे रेड है उसको भी देखना है, ठीक है। वो जो ब्लैक डॉट्स है वो आपके इंपॉर्टेंट सिटीज हैं, और जो रेड डॉट्स है वो अशोक के इंस्क्रिप्शन है, ठीक है। अशोक के इंस्क्रिप्शन है। अशोक इंस्क्रिप्शन क्या होते हैं? अभिलेख, पत्थरों पर जो बातें लिखी जाती हैं, है ना, वो फील करके कार्य कर करके जो बातें लिखी जाती हैं उनको इंस्क्रिप्शन बोलते हैं। तो अशोक के ये मैप बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इस मैप को आप ध्यान से देखिएगा और समझिएगा कौन सा प्लेस किस स्टेट में है, आज ये किस जगह मैप में पड़ेगा, ठीक है। इसको आप अपने मैप वाली बुक में जाकर मैच कराइएगा। तो these included capital पाटलिपुत्र। तो देखिए मैंने पाटलिपुत्र के बारे में आपको पहले ही बता दिया कि पाटलिपुत्र was the capital of the मगध। उस समय की सबसे इंपॉर्टेंट जो कैपिटल थी वो पाटलिपुत्र थी। लेकिन मगध की अगर पुरानी कैपिटल आपसे पूछी जाए, ओल्ड कैपिटल, तो सबसे पहली कैपिटल कौन सी थी? राजगृह थी। और जबकि सेकंड कैपिटल कौन सी हो गई? पाटलिपुत्र, जिसको आधुनिक समय में मॉडर्न टाइम में पटना कहते हैं। क्या कहते हैं? पटना।
बताएं मुझे, समझ में आ रही है बात? यस सर। यस सर। सुने कि नहीं? बिहार की कैपिटल, बिहार की कैपिटल पटना का नाम सुने हैं? यस। यस सर। यस वेरी सर। गुड। ये पटना वही है जहां पर अक्सर कुछ एक दो घटना होती रहती है, इसलिए इसका नाम पटना है। ऐसा भी है क्या कुछ? ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। तो बस इतना जान लीजिए कि पटना का जो पुराना नाम था, पटना का पुराना नाम क्या हो गया? मालूम हो गया सभी को? पाटलिपुत्र। क्या नाम हो गया? पाटलिपुत्र। पाटलिपुत्र नाम था। पाटलिपुत्र वाज द कैपिटल ऑफ, पाटलिपुत्र वाज द सेकंड कैपिटल ऑफ या इंपॉर्टेंट कैपिटल ऑफ सर मगध। मगध कैपिटल डायनेस्टी। थी। मगध की। हाँ, मगध की डायनेस्टी, मगध डायनेस्टी, सॉरी मगध जो महाजनपद था उसकी कैपिटल थी पाटलिपुत्र, ठीक है। तो देखिए पाटलिपुत्र के अलावा तक्षशिला का नाम भी आगे दिया गया है। तक्षशिला, तक्षशिला कहाँ है? तक्षशिला वर्तमान समय में प्रेजेंट टाइम में पाकिस्तान में पड़ता है। तक्षशिला इस प्रेजेंट टाइम में कहाँ पर है? पाकिस्तान में है, ठीक है। पाकिस्तान। हाँ, ये देखिए जब ये मैप देखेंगे आप, जब मैप देखेंगे तो तक्षशिला यहाँ पर है। देखिए ये यहाँ दिया है तक्षशिला, भारत से तुरंत बाहर निकल गया है नॉर्थ वेस्ट में। नॉर्थ वेस्ट में देखिए तक्षशिला यहाँ है ना, ब्लैक डॉट से बना है ना तक्षशिला। यस सर। आपका पाकिस्तान में है। हाँ, इसके बाद उज्जैन, उज्जैन भी पाकिस्तान में है क्या? नो सर। उज्जैन कहाँ पर है? भारत में कहाँ है उज्जैन? सर उज्जैन कहाँ है? उज्जैन का, उज्जैन में एक महाकालेश्वर का मंदिर है भगवान भोलेनाथ का। सर मध्य प्रदेश। वेरी गुड, वेरी गुड, मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में है उज्जैन, ठीक है ना। उज्जैन जो है मध्य प्रदेश में है। अपने से पढ़ लो सर, तो ना पढ़ो। हाँ, तू अब ज्यादा ज्ञानी देखिए, हो गया ना सर, कम ज्ञानी है। अब देखिए तक्षशिला, अब देखिए तक्षशिला, देखिए तक्षशिला के बारे में, देखिए तक्षशिला के बारे में अंडरलाइन, ये अंडरलाइन कर लीजिएगा, तीनों कैपिटल में अंडरलाइन कर लीजिएगा। अब माइक थोड़ा म्यूट कर लीजिए। तक्षशिला का बता रहे हैं। हाँ, माइक म्यूट कर लीजिए सभी, माइक अपना म्यूट कर लीजिए। आवाज आ रही है आर्नव गुप्ता के यहाँ से, वर्षा त्रिपाठी है, अन्वेषा बैरिक है, आप लोग बेटा माइक म्यूट कर लें। आप लोगों की बातें यहाँ तक सुनाई दे रही है। ये क्या है? माइक म्यूट कर लीजिए, फिर पढ़ाई करिए। तक्षशिला वाज द गेटवे टू द नॉर्थ वेस्ट। देखिए तक्षशिला किस वजह से जाना गया? तक्षशिला इज द गेटवे, गेटवे का मतलब तक्षशिला एक ऐसा रास्ता था उस समय पे जहां से बाहर से, जैसे अफगानिस्तान है ना, तुर्कमेनिस्तान है, उज्बेकिस्तान है, ईरान है, यहाँ से अगर कोई भारत आते थे तो तक्षशिला से ही होकर आते थे, ठीक है। इसलिए इसको कहा गया तक्षशिला वाज अ गेटवे टू द नॉर्थ वेस्ट, ठीक है। including the Central Asia, including the Central Asia, Central Asia को इंक्लूड करते हुए। Central Asia क्या है? Central Asia जैसे भारत के जस्ट बगल में लगा हुआ आपका पाकिस्तान है, और पाकिस्तान के जस्ट साइड में लगा हुआ आपका अफगानिस्तान है, अफगानिस्तान के जस्ट ऊपर देखिए सेंट्रल एशिया क्या है। जो बच्चे मैप में देखते हैं, मैप देखिएगा, जैसे ये आपका इंडिया है, क्या ना, ये आपका इंडिया मान लीजिए, इस इंडिया के जस्ट बाहर आपका यहाँ पाकिस्तान है, और पाकिस्तान के बाद इधर आपका अफगानिस्तान है, ठीक है ना। ये आपका अफगानिस्तान है, अफगानिस्तान के जस्ट ऊपर ही, अफगानिस्तान के जस्ट ऊपर ही यहीं पर आपका सेंट्रल एशिया है। इसी को सेंट्रल एशिया बोलते हैं। ये वाला जो एरिया है आपका सेंट्रल एशिया। मालूम हो कैसे नहीं बताइए, मालूम होगा सभी को सेंट्रल एशिया कहाँ पे? बताइए जी। हाँ, वेरी गुड, वेरी गुड। हार्दिक, हार्दिक यस सर, ऐसा कर दिया, ठीक है। ये सेंट्रल एशिया में, सेंट्रल एशिया में जो महत्वपूर्ण देश है उसमें उज्बेकिस्तान का नाम आता है, उज्बेकिस्तान का नाम आता है, उज्बेकिस्तान, ठीक है ना। तुर्कमेनिस्तान आता है, तुर्कमेनिस्तान आता है, तुर्कमेनिस्तान, ठीक है, उज्बेकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, और कजाकिस्तान आता है, कजाकिस्तान आता है, ठीक है। इस तरह से बहुत सारे एरिया आते हैं। साथ ही साथ आपका
अफगानिस्तान ही रहता है। ध्यान दीजिए सेंट्रल एशिया जो है, सेंट्रल एशिया मतलब एशिया का मध्य भाग, वो आपका एशिया कॉन्टिनेंट है, और एशिया कॉन्टिनेंट के बीचों बीच वाला जो भाग है वहां पर इस तरह के क्षेत्र मिलते हैं। उज्बेकिस्तान है, तुर्कमेनिस्तान है, कजाकिस्तान है। बस आप इतना जान लीजिए कि पाकिस्तान की जस्ट बाद जो अफगानिस्तान है, तो अफगानिस्तान के जस्ट ऊपर, अफगानिस्तान के जस्ट ऊपर वाला भाग सेंट्रल एशिया है। सेंट्रल एशिया मतलब मध्य एशिया, इतना याद रखिए, ठीक है। कि अफगानिस्तान के जस्ट ऊपर वाला जो भाग है वही सेंट्रल एशिया है। याद रहेगा सभी को? बताइए, याद रहेगा सभी को? सेंट्रल एशिया कहां पे है? राशि बताइए, समझ में आया? यस सर। ठीक है, तो सेंट्रल एशिया समझ लीजिएगा। सेंट्रल एशिया मतलब एशिया का मध्य भाग, पूरा मुस्लिम क्षेत्र है, ये मुस्लिम इलाका है पूरा यहाँ पर सेंट्रल एशिया में। सबसे ज्यादा अधिक तुर्क प्रजाति के लोग रहते हैं, जो तुर्क आक्रमणकारी आए थे, सब यहीं से आए थे, ठीक है ना। टर्की से आए थे, टर्की से भी आए थे, वो हम बात बताएंगे आपको क्लास में। तो सेंट्रल एशिया समझ में आ गया। तो देखिए उज्जैन, अब देखिए ये तीनों ही बातों को अंडरलाइन करना है आपको। पहला नंबर तक्षशिला को अंडरलाइन करिए बुक में। तक्षशिला वाज अ गेटवे टू द नॉर्थ वेस्ट इंक्लूडिंग द सेंट्रल एशिया। व्हाइल उज्जैन, उज्जैन के बारे में उज्जैन को भी अंडरलाइन करिए। उज्जैन क्या था? तो तक्षशिला को हम समझ गए कि तक्षशिला, अगर सेंट्रल एशिया से कुछ लोग आते थे तो तक्षशिला से होकर आते थे, भारत में आते थे, ठीक है। उज्जैन क्या है? उज्जैन को हम ये समझेंगे कि अगर उत्तर भारत में कोई रह रहा है, नॉर्थ इंडिया में, नॉर्थ इंडिया में अगर कोई रह रहा है, साउथ इंडिया में जाना है, नॉर्थ इंडिया से साउथ इंडिया में जाना है, तो बीच में उज्जैन पड़ता था। बीच में क्या पड़ता था? उज्जैन। उज्जैन भी आपका एक तरह से क्या हो गया? गेटवे हो गया। कहां के लिए? साउथ इंडिया के लिए। उज्जैन ले ऑन द रूट फ्रॉम द नॉर्थ टू साउथ इंडिया। इसके बाद मर्चेंट्स, मर्चेंट्स क्या है? मर्चेंट्स का मतलब है व्यापारी। जो व्यापारी थे, ऑफिशियल एंड क्राफ्ट पर्सन प्रोबेबली लिव्ड इन दिस सिटीज, ऐसे शहरों में रहते थे। किस किस शहरों में रहते थे? उज्जैन में रहते थे, तक्षशिला में रहते थे, ठीक है ना, और पाटलिपुत्र में रहते थे। ऐसे लोग यहाँ पर ज्यादातर निवास करते थे, ठीक है। यहाँ तक समझ में आया सभी को? कोई क्वेश्चन है तो पूछिए। यहाँ तक समझ में आया सभी को? सर। यस सर। यस सर। वेरी गुड। आगे चलिए, आगे बुक में देखिए, इन अदर एरियाज, दूसरे जो एरिया थे, अशोक के समय की बात कर रहे हैं, अशोक के समय की। जिस समय अशोक का शासन था उस समय भारत कैसा था? जिस समय अशोक का शासन था उस समय भारत कैसा था? यानी 3000 साल पहले की, है ना, 3000 years ago। हम 3000 साल पहले की बात कर रहे हैं। When the reign of Ashok was in India, then we are discussing about what was the India. India, how was the India? India कैसा था? कैसे कैसे शहर थे? आज जैसे शहर नहीं थे, आज जैसे शहर पहले नहीं थे। तो कैसे कैसे शहर थे? तो उसको आपको मिलाना है कि पहले शहर कैसे थे और आज के शहर कैसे हैं, ठीक है ना। यू हैव टू नो अबाउट द डिफरेंस। भाई किसका है? माइक म्यूट करिए। नेक्स्ट देखिए, इन अदर एरियाज, दूसरे एरियाज में, देयर वर अ विलेज ऑफ फार्मर्स एंड हर्डर्स इन सम एरियाज सच एज सेंट्रल इंडिया। मध्य भारत की बात करें तो देयर वर फॉरेस्ट, बहुत सारे फॉरेस्ट होते थे, वेयर द पीपल गैदर्ड फॉरेस्ट प्रोड्यूस एंड हंटेड एनिमल्स फॉर फूड। लोग क्या करते थे? जंगलों में क्या करते थे? गैदर्ड फॉरेस्ट प्रोड्यूस, फॉरेस्ट से जो जो कुछ भी होता था, जैसे फ्रूट्स हैं, वुड्स हैं, इन सब कलेक्ट करते थे, मेडिसिन्स हैं, एंड हंटेड एनिमल्स फॉर फूड, जानवरों का शिकार भी करते थे, हंट भी करते थे। पीपल इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द एम्पायर स्पोक अ डिफरेंट लैंग्वेज। देखिए इस बात में, देखिए इस फिगर के जस्ट ऊपर मैं पढ़ रहा हूं, जिसको बुक में नहीं मिला है वो फिर से देख लें। डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द एम्पायर स्पोक अ डिफरेंट लैंग्वेज। अब देखिए नेक्स्ट पेज में आ जाइए, यहां पर सबसे ऊपर दिया डिफरेंट लैंग्वेज, यानी लोग अलग अलग तरह की लैंग्वेज बोलते थे। They probably ate different kinds of food and wore different kinds of clothes as well. ये सिंपल सी बात है, लोग अलग अलग तरह के कपड़े पहनते थे, रहते थे, ये सब चीजें आप लोग स्वयं पढ़ सकते हैं।
नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट बात है वो हेडिंग दी गई है। हेडिंग क्या कौन सी है? हेडिंग आप ध्यान दीजिएगा, हाउ आर एम्पायर्स डिफरेंट फ्रॉम द किंगडम्स। हाउ आर एम्पायर्स डिफरेंट फ्रॉम द किंगडम्स। जो हमारा साम्राज्य था, एम्पायर था, वो राज्य से कैसे डिफरेंट है। इसका आंसर मैं आपको बहुत पहले दे चुका हूँ। जिस दिन मैंने क्लास स्टार्ट किया था उस दिन मैंने आपको किंगडम और एम्पायर के बीच में डिफरेंस बता दिया था। मैंने आपको बताया था कि किंगडम क्या होता है, वो छोटा प्लेस होता है, जबकि जो एम्पायर होता है वो एक बहुत बड़ा एरिया होता है। यानी पूरे भारत पर अगर किसी राज्य का कब्जा है तो एक एम्पायर है, और अगर किसी एक स्टेट पर, एक क्षेत्र पर कब्जा है, एक एरिया पर कब्जा है तो किंगडम है। ठीक है, अब देखिए आपकी बुक में आंसर जो दिया गया है वो भी बड़े आराम से आप समझ सकते हैं, इसको लर्न कर लीजिएगा। एक क्वेश्चन है उसका जस्ट आंसर दिया गया है 2 पॉइंट। ठीक है, क्या कहा जा रहा है कि एम्परर्स नीड मोर रिसोर्सेज देन किंग्स। एम्परर जो होते थे, जो एम्पायर में जो राजा बैठ रहा है उसको एम्परर, जो किंगडम में वो किंग ही है। ठीक है, वो अशोक उस समय एम्परर था। अशोक क्या था? एम्परर था। क्यों? क्योंकि अशोक का शासन पूरे भारत में उस समय था। ठीक है ना, emperors need more resources than kings because empire are larger than kingdoms। जो emperor होते थे इनको सबसे ज्यादा रिसोर्स की जरूरत पड़ती थी। तो मतलब बहुत सारे सैनिकों की जरूरत पड़ रही है, सोल्जर्स की। ठीक है ना, सोल्जर्स की जरूरत पड़ रही है, बहुत सारे फूड की जरूरत पड़ेगी, है ना। राज्य का शासन बहुत बड़ा होगा तो बहुत सारे रिसोर्स चाहिए होता है। लेकिन जो किंगडम होता है उसको रिसोर्स कम चाहिए होता है। ठीक है, तो जो सोल्जर्स है उनको भी हम लोग रिसोर्स में ही काउंट करें। ठीक है ना, सुरक्षा सुरक्षा करते हैं ना राज्य के लिए। एम्पायर्स आर लार्जर देन किंगडम्स। एम्पायर बहुत बड़े होते हैं किंगडम के कंपेयर में, एंड नीड टू बी प्रोटेक्टेड बाय बिग आर्मीज। और बड़ी बड़ी सेनाओं द्वारा इनको प्रोटेक्ट किया जाता है, सुरक्षा दी जाती है। कहां पे? एम्पायर में। कौन देता है? एम्परर। ठीक है, सो आल्सो दे नीड अ लार्जर नंबर ऑफ ऑफिशियल हु कलेक्ट टैक्स। इसलिए हम क्या करते हैं कि एक बहुत बड़े नंबर की हमें आवश्यकता, बहुत बड़े अधिकारियों की आवश्यकता पड़ती थी। ऑफिशियल का मतलब क्या है? अधिकारी। बहुत बड़े बड़े अधिकारियों की जरूरत पड़ती थी किसी भी बड़े से साम्राज्य को संभालने के लिए। जैसे हमारा भारत देश है, आज अगर हम अपने इंडिया की बात करें तो क्या हमारे जो प्रधानमंत्री हैं, प्रधानमंत्री आप जानते ही हैं, है ना, नरेंद्र राव मोदी जो है आपके, ठीक है ना, दामोदर दास मोदी जो है, क्या ये शासन को पूरी तरह से संभाल रहे हैं? इनके अलग अलग पार्ट बटे हुए हैं ना, कई मंत्री हैं, कई मिनिस्टर हैं, वो मिनिस्टर अपने अलग अलग स्टेट में काम कर रहे हैं, है ना। फिर उसके नीचे कौन है? आपके एमएलए हैं, विधायक हैं। इस तरह से पूरी जगहों पर पूरे भारत में उनका धीरे धीरे इस तरह से वितरण है। कई सारे ऑफिशियल की जरूरत पड़ती है। ठीक है ना, एक बड़े बहुत बड़े एम्पायर को चलाने के लिए बहुत बड़ी बड़ी आर्मी चाहिए, बहुत ज्यादा नंबर के ऑफिशियल चाहिए, अधिकारी चाहिए, तभी तो काम हो पाएगा। नहीं तो पता चलेगा कि राजा तो दिल्ली की गद्दी में बैठा है, दिल्ली की गद्दी सॉरी मगध में बैठा हुआ राजा है, लेकिन उसको क्या पता चलेगा कि तक्षशिला में क्या चल रहा है। मगध में कोई बैठा है तो मगध कहाँ है? बिहार में। तो वहां पर अगर कोई एम्परर बैठा हुआ है तो ये कैसे पता चलेगा कि उज्जैन में क्या चल रहा है? उज्जैन की जानकारी कौन देगा? उज्जैन की जानकारी अशोक का अगर कोई ऑफिशियल बैठा हुआ है, अधिकारी बैठा हुआ है, तो वो अशोक को रिपोर्ट करेगा, बताएगा कि सर हमारे यहाँ विद्रोह हो गया है, कुछ लोग यहाँ भड़क गए हैं, है ना। तब अशोक अपनी सेनाएं लेकर आएगा, शांत रहेगा। कोई समस्या हो गई है तो भी अशोक क्या करेगा? सामना करेगा। ठीक है ना, इस तरह से बहुत बड़ा एम्पायर का आप देखे हैं, तक्षशिला है, उज्जैन है ना, पाटलिपुत्र है। और तो जहां पर राजा जैसे पाटलिपुत्र में है तो पाटलिपुत्र में तो राजा बड़े आराम से वहां कंट्रोल कर सकता है, लेकिन दूर दूर के एरिया को कंट्रोल करने के लिए ज्यादा से ज्यादा क्या चाहिए? ऑफिशियल चाहिए। ठीक है ना, और उन्हीं ऑफिशियल की मदद से ही हम लोग क्या करेंगे? हम लोग पूरे साम्राज्य को कंट्रोल करेंगे। ऐसा अशोक की जरूरत था। इसीलिए एम्पायर बड़ा होता है किंगडम के कंपेयर में। इसीलिए एम्परर के पास एम्पायर में कौन होगा? एम्परर। एम्पायर से ही बना है एम्परर। ठीक है, एम्परर के पास जो रिस्पांसिबिलिटी होती है ज्यादा होती है। अशोक क्या था? आपका एम्परर था। ठीक है, बात समझ में आ रही है? सो आल्सो दे नीड अ लार्जर नंबर ऑफ पीपल हु कलेक्ट टैक्स। टैक्स को क्या करते थे? कलेक्ट करते थे। हां, वेरी गुड। इसके बाद रूलिंग द एम्पायर। रूलिंग द एम्पायर क्या? देखिए, एज द एम्पायर, रूलिंग द एम्पायर मतलब क्या है? साम्राज्य में शासन करना। हां, साम्राज्य में क्या करना? शासन करना। ठीक है, वेरी गुड। As the empire was so large, क्योंकि empire बहुत बड़ा होता था अशोक का, इसलिए different parts were ruled different। इसलिए अलग-अलग parts में अलग-अलग ऑफिसर होते थे। The area around the Patalipura was under the direct control of the emperor। देखिए पाटलिपुत्र में अशोक स्वयं बैठता था, इसलिए emperor का वहां पर डायरेक्ट कंट्रोल होता था। ठीक है, जो जहां की राजधानी होती है, जैसे भारत की राजधानी कौन सी है?
आपकी दिल्ली है, इंडिया की कैपिटल ऑफ इंडिया क्या है, दिल्ली। तो आपके प्राइम मिनिस्टर कहाँ पे है, दिल्ली में, तो दिल्ली का कंट्रोल ठीक से हो रहा होगा, ठीक है, वहां पर ऑफिसर ज्यादा होंगे, ठीक है, तो उसका कंट्रोल ठीक से हो रहा होगा। This means that the official were appointed to collect tax. देखिए जो ऑफिशियल होते थे वो जनता से, लोगों से टैक्स भी कलेक्ट करते थे। टैक्स क्या होता है मालूम है सभी को? नहीं, टैक्स मैंने बताया है। टैक्स क्या होता है? टैक्स होता है जैसे कोई किसान है, कोई फार्मर है, ठीक है, अब उसको खेती कर रहा है, तो खेती करने के बाद उसके पास मान लीजिए 6 क्विंटल गेहूं होता है, उसके पास 6 क्विंटल गेहूं अनाज हो गया, उसके पास ग्रेन होता है, 6 क्विंटल ग्रेन हुआ, तो 6 क्विंटल ग्रेन में राजा कहेगा 1 क्विंटल ग्रेन किसे चाहिए, मुझे चाहिए, 1 क्विंटल ग्रेन किसे चाहिए, मुझे चाहिए। 1 क्विंटल जो ग्रेन राजा को दे रहा है वही उसका क्या है, टैक्स। किसान ने टैक्स कितना दिया, 1 क्विंटल दिया। पहले उसके बाद प्रोडक्शन कितना हुआ था, 6 क्विंटल का, 6 क्विंटल हुए, तो 6 क्विंटल में 1 क्विंटल कौन दे दिया, 1 क्विंटल किसको दे दिया, राजा को दे दिया टैक्स के रूप में, और 5 क्विंटल वो अपने पास रखेगा। अच्छा, आप सोच रहे होंगे ये 1 क्विंटल राजा को क्यों दे देता है ना, राजा कुछ करता नहीं है ना, मेहनत का काम किसान करे, फार्मर करे, और 1 क्विंटल गेहूं फ्री में दे दे राजा को, ऐसा क्यों होता है, फ्री में नहीं दे रहे हैं। राजा क्यों ले रहा है 1 क्विंटल आपसे गेहूं, राजा आपसे इसलिए 1 क्विंटल ले रहा है क्योंकि आप जिस राज्य में रह रहे हैं उस राज्य का राजा कौन है, दूसरा कोई है ना, और वो राजा क्या कर रहा है, आपकी सुरक्षा कर रहा है। सुरक्षा कैसे कर रहा है, जैसे बाहर से कोई अगर कोई व्यक्ति आक्रमण करने आएगा आपके क्षेत्र में, आप थोड़ी लड़ने जाओगे, आप तो किसान हो ना, फार्मर हो, आप तो किसानी करोगे, अपने घर घुस जाओगे गेट बंद करके, ठीक है, लेकिन राजा ही तो अपने सैनिकों को लेकर जाएगा, लड़ेगा। उस सिक्योरिटी देने के बदले में, उस सुरक्षा देने के बदले में राजा चूंकि सुरक्षा देता है, अशोक क्या कर रहा है, सुरक्षा दे रहा है, अपनी प्रजा की सुरक्षा दे रहा है, इसलिए अशोक क्या करेगा, अशोक आपसे टैक्स भी लेगा। टैक्स क्यों लेगा भाई, आप टैक्स नहीं दोगे तो राजा क्या, जो सैनिक है राजा को पैसा कहां से देगा, राजा को पैसे ऊपर से थोड़ी बरस रहे हैं, बारिश थोड़ी हो रही है, पैसे उसके महल में कर रहे हैं, आप लोगों से ही तो टैक्स लेगा वो, ठीक है ना, बात समझ में आ रही है ना। इसलिए एक दूसरे से हम लोग बंधे हुए हैं, राजा हमसे जुड़ा हुआ है, हम राजा से जुड़े हुए हैं, ठीक है ना। इसलिए किसान अगर खेती नहीं करेगा तो राजा भी भूखा मर जाएगा, ठीक है ना, राजा आपकी सुरक्षा नहीं करेगा तो भी आप मर जाएंगे, आपको जान चली जाएगी। इसलिए हमें टैक्स देना पड़ता है। इसीलिए अभी भी आप देखिए, हम लोग अपने देश में भी टैक्स देते हैं, तो हम लोग अपने देश में टैक्स क्यों देते हैं, हम लोग देश में टैक्स इसलिए देते हैं जिससे हमारे देश का क्या हो सके, विकास, है ना। जब हम लोग 10 रुपए कमाते हैं, जैसे हम लोग 100 रुपीज कमा रहे हैं, तो 100 रुपीज हम लोग अर्न करते हैं, तो 100 रुपीज में हम लोग 5 रुपीज 10 रुपीज टैक्स देते हैं गवर्नमेंट को। क्यों? क्योंकि गवर्नमेंट की क्या कर रही है, पूरे कंट्री की क्या कर रही है, सुरक्षा कर रही है। बात समझ में आ गई ना। आज के बाद से आपको टैक्स की कोई दिक्कत नहीं होगी, टैक्स क्या होता है, रेवेन्यू क्या होता है, आज से आपको इसको दिमाग में आना चाहिए, व्हाट इज द टैक्स, टैक्स क्या होता है, ठीक है। बताइए, टैक्स समझ में आया सभी को, नहीं आया, चैट करके बताएं मुझे, टैक्स समझ में आया सभी को, send your message, all of you understood about tax or not? Very good beta, Vanessa Tiwari, Mother Sony, ठीक है, वेरी गुड, समझ में आ गया है ना। आज के बाद से आपको टैक्स क्यों देते हैं हम, ये समझ में आ गया होगा, टैक्स हम क्यों देते हैं, ठीक है। तो यही सारी चीज, ठीक है। युवराज का भी मैसेज आ गया, वेरी गुड बेटा, ठीक है। तो सीधा मतलब है सिक्योरिटी के बदले में हम लोग टैक्स देते हैं, क्योंकि राजा हमारी सिक्योरिटी की जिम्मेदारी लेता है। राजा क्या करता है, रूलर्स have taking the responsibility of security, सिक्योरिटी की रिस्पांसिबिलिटी ले रहा है। in the revenge of this we give the tax की वजह से वो जिसके पास जो कुछ भी होता है ना वही टैक्स देता है। जैसे कोई फार्मर है, टैक्स के बारे में और सुनिए, जैसे कोई फार्मर है, फार्मर टैक्स क्या दे रहा है, फार्मर तो जिसके पास ग्रेन हो रहा है तो ग्रेन दे रहा है, जिसके पास मान लीजिए खेती कर ही नहीं रहा है, जो कल्टीवेशन कर ही नहीं रहा वो क्या देगा। जैसे कोई मान लीजिए इसका काम कर रहा है रीडिंग एनिमल मतलब पशुपालन का काम कर रहा है, कोई एनिमल्स का काम कर रहा है, उसको क्या मिलता है, उसको मिल्क मिलता है, ठीक है ना, दूध मिलता है, मिल्क क्या करेगा, उस राज्य के राजा को दूध ही पहुंचाएगा, ठीक है ना।
भी पहुंचा बड़ी दूर से है वो भी पहुंचाएगा। उसके पास जो कुछ भी होता वो उसी के रूप में थोड़ा सा राजा का, ठीक है। ऐसा नहीं है कि मेरे पास कुछ नहीं है, किसी के पास ग्रेन नहीं है तो कुछ देगा नहीं, इसके पास जो कुछ भी होता है थोड़ा पार्ट देना पड़ता है। अच्छा तो अब अपनी बुक में देखिए, सभी बुक में देखिए फिर से। तो राजा ने क्या किया था, टैक्स लेने के लिए ऑफिशियल अपने निर्धारित किए थे। ऑफिशियल का मतलब अधिकारी को सब जगह अपॉइंट कर दिया था कि भाई इस एरिया का ऑफिसर आप हो, इस एरिया के ऑफिसर आप हो, इस एरिया के ऑफिसर आप हो, आप इतना टैक्स इस गांव से आप इतना टैक्स दोगे, इस विलेज से आप इतना टैक्स दोगे। और जितने भी ऑफिसर होते थे ना वो सब टैक्स कलेक्ट करके राजा के दरबार में वहां पर पहुंचाते थे, ठीक है। तो ये काम समझ में आ गया होगा आपको। देखिए फ्रॉम फार्मर से टैक्स लिया जाता था, हर्डर से टैक्स लिया जाता था, क्राफ्ट पर्सन किन्हें कहते हैं, क्राफ्ट पर्सन का मतलब होता है जो आर्ट का काम है, जैसे कोई खिलौने बना रहा है, कोई पेंटिंग कर रहा है, कोई दीवार पर कोई काम कर रहा है, तो क्राफ्ट पर्सन वाले भी काम करते थे, वो भी टैक्स देते थे। वो कैसे देते थे, राजा के महलों में जाके कुछ दिनों तक काम कराते थे, राजा के महलों में कुछ दिनों तक फ्री में काम कराते थे, वही उनका टैक्स है, ठीक है। एंड ट्रेडर्स, और जो व्यापारी होते थे, who lived in a village, जो गांव में रहते थे, एंड टाउन एरिया शहरों में रहते थे। तो देखिए ये आपको फर्स्ट नंबर हो गया। अच्छा आप इसको फर्स्ट नंबर डालिए। अब आप सोच रहे हो कि फर्स्ट नंबर कहां पे डालना था सर, फर्स्ट नंबर आपको डालना था एज द एम्पायर। यही देखिए आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, मान लीजिए रिटन एग्जाम में पूछा गया आपसे कि राइट द रूलिंग ऑफ अशोक के बारे में, जो उसका रूलिंग है, शासन करने का जो उसका तरीका है, उसने किस तरह से शासन किया, तो आप पॉइंट में एक आंसर लिखेंगे। आपकी जो बुक है इस बुक में पहला नंबर आप नहीं डाल दीजिए, एज द एम्पायर, जहां से पैराग्राफ स्टार्ट हो रहा है, दिस इज योर फर्स्ट नंबर, ये आपका फर्स्ट नंबर हो गया। सेकंड नंबर आपका कहां से होगा, मैं आपको बता रहा हूं। सेकंड नंबर आपका यही से, जहां से मैंने एंड किया है, ऑफिशियल आल्सो पनिश्ड, ठीक है, ऑफिशियल आल्सो पनिश्ड, ये आपका सेकंड नंबर हो गया, ठीक है। इस तरह से 4 5 नंबर होंगे। एक लॉन्ग आंसर बनेगा जिसमें आपको कम से कम लगभग आपको ज्यादा आंसर लिखना पड़ता है, ठीक है। तो आप लोग जब यहाँ से पढ़ लेंगे, 2-3 बार रिवीजन कर लेंगे ना, अपनी लैंग्वेज में भी लिख सकते हैं, ठीक है, जब समझ जाएंगे। दिस इज योर सेकंड नंबर। आपसे पूछा जाएगा कि अशोक का एम्पायर बहुत बड़ा था, तो शासन कैसे करता था, इतने बड़े एम्पायर में कैसे शासन करता था। पहला मैंने आपको समझा ही दिया है ना कि पाटलिपुत्र में कंट्रोल था उसका, और ऑफिशियल निर्धारित किए थे जहां से टैक्स लेता था, ये पहला वर्क हो गया। सेकंड वर्क क्या है, ऑफिशियल आल्सो पनिश दोज हु डिसोबेड द रूलर्स ऑर्डर। सेकंड में क्या है कि जो ऑफिशियल होते थे, जो राजा की बात नहीं मानते थे, उनको दंड भी मिलता था, है ना, उनको पुरस्कार के रूप में दंड दिया जाता था, पुरस्कार के रूप में टाई होती थी, ठीक है, भाई ये हमें टैक्स नहीं दे रहा है। एग्जाम तो होंगे मैनी ऑफ दीस ऑफिसर्स वर गिवन सैलरीज, बहुत सारे जो ऑफिसर होते थे उनको सैलरी दी जाती थी। बहुत सारे जो ऑफिसर होते थे ना बेटा, उनको क्या दी जाती थी, सैलरी दी जाती थी। ऑफिसर, राजा का जो अधिकारी है, अशोक के जो अधिकारी होते थे, अशोक के अधिकारियों को क्या मिलती थी, सैलरी मिलती थी, तभी तो काम करेंगे ना, काम थोड़ी करेंगे। मैसेंजर्स वेंट टू एंड फ्रो, जो मैसेंजर्स होते थे, जो मैसेंजर्स मतलब जो सूचना को आदान प्रदान करते थे, जैसे राजा की सूचना को एक एरिया से दूसरे एरिया में पहुंचाते थे। अब आप लोगों की तरह उनके पास इंटरनेट नहीं था, फोन नहीं था कि फोन लगाया जल्दी जल्दी, है ना, हेलो, हाँ ऐसी बात है, आप फोन नहीं था ना इंटरनेट, तो मैसेंजर्स होते थे, लोग ही होते थे, वही पैदल चल के घोड़ों के माध्यम से, है ना, हाथी पे बैठे, हाथी पे नहीं जाएंगे, बहुत समय लगेगा, है ना, घोड़े में बैठ कर ही जाते होंगे। इस तरह से मैसेंजर्स होते थे जो सेना सूचना का आदान प्रदान करते थे। तो मैसेंजर्स वेंट टू एंड फ्रो, इधर उधर, फ्रो का मतलब है इधर उधर, ठीक है ना, भेजे जाते थे। एंड स्पाइसेस, स्पाइस का मतलब है आपका गुप्तचर, अंडरलाइन करके नोट करिए, SPIES, स्पाइस का मतलब गुप्तचर, गुप्तचर होते थे। गुप्तचर का मतलब होता था जो छुप कर राजा को सूचना देते थे, राज्य में क्या चल रहा है, जनता कहीं राजा के खिलाफ कोई प्लानिंग नहीं कर रही है, कोई योजना नहीं बना रही है, ये लोग गुप्तचर क्या होते थे, भेद बदल कर, है ना, अपना भेद बदल कर रात में चारों तरफ टहलते थे और लोगों के बीच में जाकर बैठ जाते थे, समझते थे कि लोग राजा के बारे में क्या क्या बातें कर रहे हैं। अगर अच्छी बातें कर रहे हैं तो राजा को जाकर बता देते, साहब बहुत अच्छा है, महाराज बहुत अच्छा चल रहा है, सब लोग बहुत पसंद है। और अगर कोई गलत बातें कर रहा है तो राजा को जाकर बता देते थे कि महाराज उस क्षेत्र में, उस वाले एरिया में तो आपके खिलाफ षड्यंत्र चल रहा है, कॉन्स्पिरेसी हो रही है, कुछ दिनों में आपके ऊपर आक्रमण करने वाले हैं। तो ये सब सारा काम कौन बता देता था, जो गुप्तचर होते थे, गुप्तचर मतलब स्पाइस, ठीक है।
स्पाइस केप्ट एंड वॉच एन ऑफिसर, लेकिन अभी यहाँ पर काम स्पाइस का क्या है, स्पाइस का काम क्या है, स्पाइस क्या करते थे, अधिकारियों की ही देख रेख करते। अच्छा समझिए, राजा जो होता है अशोक के जो अधिकारी है, अधिकारियों का काम क्या है, टैक्स लेना, जनता की सेवा करना और जनता का टैक्स लेना, है ना। लेकिन इन ऑफिशियल की देख रेख कौन करता था, ऑफिशियल कहीं कुछ गड़बड़ तो नहीं कर रहे हैं, जैसे कोई इनको पैसा दे रहा हो, ठीक है आप टैक्स के रूप में पैसा दे रहा हो राजा को, ठीक है आप जमा करा दीजिए, लेकिन ये जमा करके अपने घरों में ही पैसा रख के ले रहे हैं ऑफिशियल, राजा तक पैसा ना पहुंचा रहे हैं, तो इनकी जानकारी कौन लेगा, स्पाइस लेगा, यानी ऑफिशियल की जानकारी कौन ले रहा है, स्पाइस ले रहा है, ठीक है। इस तरह से एंड ऑफ कोर्स एम्परर सुपरवाइज देम ऑल, और इन सभी के ऊपर, चाहे वो स्पाइस हो, चाहे ऑफिशियल हो, चाहे कोई प्रजा का कोई व्यक्ति हो, इन सभी के ऊपर जो सुपरविजन का काम था ना वो राजा का ही होता था। राजा किसी भी समय किसी के पास जाके उसको देख रेख कर सकता था कि राज्य में क्या चल रहा है, ठीक है ना। इस तरह से थर्ड नंबर आपको जो आपका थर्ड नंबर है वो आपको मैसेंजर से ही है, थर्ड नंबर आप क्या लीजिए अपना, मैसेंजर से, messenger went to and fro and spices kept the watch and officers and of course emperor supervised them all with the help of